हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड में। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में 52 वीक हाई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आज का हमारा ये शो भी एक 52 वीक हाई बना रहा है। जी हाँ, हम पिछले 52 हफ्तों से लगातार आपके समक्ष द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट प्रस्तुत कर रहे हैं हर शनिवार को सुबह 11 बजे। इस शो में हमारा एक ही प्रयास रहता है कि हम मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड्स में हमने पिछले एक साल में जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं, जितने भी ओरेकल्स को बुलाए हैं, उन सब से जो हमें लेसन्स मिले हैं उसका एक निचोड़ हम आज के इस एपिसोड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग लेसन्स फ्रॉम ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के साथ, फिर हम इन्वेस्टिंग लेसन्स लेंगे इनसे और लास्ट में हम लाइफ लेसन्स लेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा ही एपिसोड ज़रूर देखेंगे और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इन सब के अलावा भी एक रिटेल ट्रेडर को अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की ओर आगे बढ़ना है तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उस तरफ जाने के लिए? तो सबसे पहले ये है कि बहुत लोग जिनके साथ हम बात करते हैं, समझ में आता है कि उन्होंने वो क्या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनको शायद कॉन्शियसली ध्यान नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक सिस्टम है या मेथड है बट कॉन्शियसली ध्यान नहीं। तो जब आप इसको बैक टेस्टिंग करने के तरीके से जाते हो, बैक टेस्ट मतलब आप पिछले डेटा को लेके आप अपने रूल्स को रन करके ये चेक करते हो कि अगर मैंने ये रूल किया बाय सेल का तो कितना पैसा बनता या जाता, ये आपको देखना है परफॉर्मेंस। तो वो करने के लिए आपको अपने रूल्स को कंप्यूटराइज करना पड़ता है, मतलब आपको एक कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास रूल्स होने चाहिए कि क्या होने पर मैं बाय करूंगा और क्या होने पर मैं सेल करूंगा। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज आएगी कि उसे बैक टेस्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडवांटेज ये है कि आजकल काफ़ी टूल्स और इजीली अवेलेबल हो रहे हैं बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए। और नहीं तो आप अपना खुद का डेटाबेस बना के स्टॉक मार्केट के भाव का डेटा लेके और अपना खुद का बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं या कोई टूल यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मेरे ख्याल से एक्सेल शीट पे भी आप बेसिक लेवल एकदम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो है। फिर एक बार आपने वो देखा, आपने कुछ ट्रायल एंड एरर की, उसका आपको समझा कि हाँ ये लग रहा है मैं ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकता हूँ और बिजनेस पॉइंट से फ़ायदा भी होने लायक है ये चीज़ करने में, तो जाके आप उसको फिर एक ऑटोमेट करिए। और फिर एक पेपर ट्रेडिंग स्टेज होता है। पेपर ट्रेडिंग में मतलब आप वो सिग्नल्स को रियल पैसे पे नहीं डालेंगे, आप जस्ट सोचेंगे कि ये एक सिमुलेशन जैसा है, अगर मैंने बाय सेल किया होता तो कितना पैसा बनता या जाता। और ये आपका सॉफ्टवेयर जो बना है वो जैसा आपको चाहिए वैसा है कि नहीं। पेपर ट्रेडिंग के बाद आपको जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि सिस्टम ठीक है, फिर आप थोड़े पैसे के साथ लाइव जाइए और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। राजेंद्र जी, अब हमें आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। अब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक भी फॉलो कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं? डे ट्रेडिंग करते हो 3 से 4 चीज़ें जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो स्टॉक सिलेक्शन, यानी कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके। कॉल ऑप्शन डेटा, मीन्स कॉल ऑप्शन डेटा कौन से स्ट्राइक पे क्या बन रहा है। ओके। प्राइस मूवमेंट, मीन्स प्राइस का एक्शन कौन से स्टॉक में कहाँ पे कैसे हो रहा है। 4-1 इज स्क्रीन ट्रेडिंग। स्क्रीन ट्रेडिंग मीन्स मार्केट कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे सस्टेन कर रहा है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट में। सो वेरी सिंपल क्राइटेरिया, 10x वॉल्यूम्स 10% प्राइस एक्शन। सो दैट्स व्हेन यू हैव टू बाय फर्स्ट एंड थिंक लेटर। जब 10x वॉल्यूम्स और 10% प्राइस चेंज हुआ है तो, और इसके रिवर्स केस में यू हैव टू सेल फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन। एग्जैक्टली।
you can create your own screens. Like here, Apurva has created the screen for himself. So very simple, create a screen, look out for such stocks. You can run this screen during the day, end of the day, once a week, whenever, because generally this opportunities could be much longer term also. Short term opportunities भी होगी, but this could be trend changing moves जब भी ये filter pass होता है. Also remember, ये बार बार नहीं होगा, बहुत कम होगा और बहुत कम आपको opportunities मिलेगी. Now only thing you have to avoid is कि वो दिन पे कोई bull deal नहीं हुई है. Generally, and bull deal also generally does not happen at a more than a 10% fall or a rise. So generally वो day पे bull deal, and those will come on BSE India or NSE India, the bull deals. So, and because bull deal में क्या है, see what we are trying to understand with volume, demand and supply. कि किसी ने लिया है, किसी ने बेचा है. bull deal क्या है, दो लोगों ने डिसाइड करके किया हुआ है, राइट? सो देयर इज नो काउंटरएक्टिंग डिमांड सप्लाई. दोनों ने पहले ही डील करके रखी और फिर हुआ है. इफ देयर आर bull deals on that day, आई वुड स्टिल वॉच आउट कि उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई नया स्विंग लो, नया हाई क्रॉस हो तो हम देखेंगे. बिकॉज bull deals could be various reasons, कि जहां पे नोन रीजंस भी होते हैं, कि जैसे एक पी फंड है which had to sell because उनका टाइम फ्रेम ऑफ होल्डिंग द स्टॉक हैज गॉट ओवर बिकॉज देयर फंड साइकिल इज ओवर. काफी बार But those इंटर are- प्रमोटर ट्रांसफर्स भी होते हैं जिसकी हाँ, वजह so से बल्क inter-promoter डील transfers common sense है कि we don't have to consider कि अगर रिलायंस में X company of Reliance has sold it to Y company of their own, there is no transaction. या एसेंशियली So- इट इज नो चेंज ऑफ हैंड्स, इट इज जस्ट एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट हाँ. में गया है. So it has to be somebody has bought, somebody has sold, not just inter-promoter etc. And then ये फिल्टर के बाद आपको देखना है टेक्निकल चार्ट अच्छा है या नहीं है, एंड बेसिक चार्ट देखना हायर टॉप हायर बॉटम बना है या नहीं. फॉरगेट जस्ट पैटर्न्स, आई से हायर टॉप हायर बॉटम बना है या नहीं. इफ दैट मच इज फिट देन गो बाय. लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, गो सेल. तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो एक 2-3 पॉइंट मैं इसमें टच करूंगा जो मुझे लगता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप लेट्स से आप राशन खरीदने जाते हो घर का, तब आप जब चावल खरीदते हो तो आप इतने क्वांटिटी में खरीदते हो कि 2-3 महीना अगर मेरे घर पर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है. लेकिन जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो आप 2-3 महीने के लिए नहीं खरीदते हो. आप 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेट करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए आप सब्जी खरीदते हो. और जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप सब्जी खरीदने निकले हो, और इसको अगर आपने कुछ समय से ज़्यादा अपने पास रखा तो अल्टीमेटली वो सड़ जाएगा और आपके कुछ काम का नहीं है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट रिटेल के लिए वो कर पाना इतना इजी नहीं होता है कि आप उसको लेके, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम उसको डीप रेफ्रिजरेट करके और संभाल सकते हो सकता है, लेकिन वो जनरली मैं नहीं देखता हूँ कि कोई करते हैं. तो सबसे पहला तो जो गलती लोग करते हैं वो हमें रेक्टिफाई करना चाहिए कि ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते. आपको सबसे पहला ये बात पता होना चाहिए कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप ऑप्शन को होल्ड नहीं कर सकते. अगर आप उसको उससे ज़्यादा होल्ड करके अगर आप उसको एक्सपायर होने दे रहे हैं और नहीं भी होने दे रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन का ग्रीक्स है, स्पेशली थीटा जिसको हम कहते हैं, वो आपका फोरकास्टिंग पावर को ओवररूल कर देगा. और इतना बड़ा फोरकास्टिंग पावर किसी के लिए होना इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट? तो सबसे पहली चीज़ तो कि होल्ड नहीं करना चाहिए ज़्यादा समय तक. अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि हमें सिलेक्ट कैसे करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी करना है. तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी बहुत सिंपल राय है, इवन दो बहुत सारे 200 मिलियन स्ट्रैटेजीज होते हैं, राइट? हमारा जो हमने एल्गोरिथम जो कोड किया उसमें 200 मिलियन स्ट्रैटेजी. तो आप क्या सब सीख पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है. अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली मशीन्स कैन डू बेटर, बट अगर हम मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं और मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ना अपने आर्सेनल में 1 या 2 टूल 3 टूल से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए. बिकॉज अगर आप सब कुछ रखने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे. तो मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा टूल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो तो है सिंगल ऑप्शन, जहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने एक ऑप्शन खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आया और आपने ये एक्सपेक्ट किया, वो चला या नहीं चला, यू आर आउट ऑफ इट. और अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो तो 1-2 स्प्रेड्स आप सीख सकते हैं, जैसे जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं. जब आपका कोई ट्रेड नहीं चल पा रहा है तो आप उसमें एक ऑप्शन आप सामने उसका बेच दीजिए. नेट आपका जो रिस्क है वो फिर भी लिमिटेड है और आपको कमाने का उसमें भी मौका मिलता है. इसके बियॉन्ड जाना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है. तीसरी चीज़ है कि मैं आजकल बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, इंडिया में मैं जितने भी इन्वेस्टर से बात करता हूँ,
कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन राइटिंग करना शुरू कर चुके हैं। और जितना मुझे पता है, जिस तरह का मैंने अपने करियर में इतने सारे पोर्टफोलियो ब्लो होते हुए देखा है ऑप्शन राइटिंग में। हम लोग ने खुद का भी बुक हम लोग ने मैनेज किया है और हमने पैसा बनाया है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोफेशनल गेम है कि वो रिटेल के लिए तो नहीं है, जितना मुझे पता है। और इवन जो HNIs और अच्छे अच्छे क्लाइंट थे जिनके पास 100 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो था, ऐसे कम से कम 30-40 एग्जाम्पल को मैं जानता हूँ जिनको हमने मना किया और उन्होंने किया, एंड अल्टीमेटली दे ब्लू अप द पोर्टफोलियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो रिटेल के लिए नहीं बना है, वो नहीं करना चाहिए। Try and do is we'll go to the Metastock software and I will tell you how to form this indicator or this modified RSI indicator. So all you have to do is follow these 3 key steps. First, place the price charts. Start with a simple moving average or moving average of your choice, and then use the RSI indicator and form this using this special moving average which you use on the chart. So okay, so this is the basic charts for okay, so what we'll do first is we'll use a moving average. We'll drop a moving average to the prices, say a conventional 13 moving average, simple or exponential. Okay. Then what we'll do is we'll form up an RSI, and then RSI is calculated on the moving average. So this is what typically a modified RSI looks like. And to again look at the RSI or to give you signals of breakout and breakdowns, you use a small simple moving average. So मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये मैंने कैसे किया. So what we did was we first selected the stock. We then selected a particular moving average. So over here I've used 13 exponential moving average, 13 being a Fibonacci number. I typically use those Fibonacci numbers 13 21 33 34 etc as numbers for my set of calculations. After dropping the moving average, what we do is typically when RSI is calculated or shown on the charts, it is based on closing prices. But what I've done is, rather than using closing prices, I have formed up the indicator and calculated this on the moving average. So moving average, we all know that it's already smoothened. So हमने RSI को भी smoothening effect दे दी using the moving average. So as you can see, once we do that, we use these breakout points, these toggle points. As you can see that the prices moves up, the RSI gives you a breakout, and then you see the change in prices. The prices starts to trend for itself. When RSI gives you a reversal, the prices will go into a downtrend. When RSI makes a comeback again, the prices will start an uptrend for itself. चलिए आगे चलते हैं. अभी मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स और चार्ट्स के यूज करके आपको उस टेक्निक के बारे में बताने की कोशिश करता हूं. तो यहां पर ये चार्ट मेरी बुक से लिया गया है, इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, और ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहां से लिया है. तो ये यहां पर एक लो बना था जिसे मैंने ए कह दिया. इसके बाद में यहां पर एक लो बना जो कि 54 दिन के बाद बना. ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पे जो लो बना वो 55 दिन के बाद बना. यहां से यहां एक लो बना जो 51 दिन के बाद बना, और यहां से यहां जो लो बना 62 डेज के बाद में बना. अगर आप इन सब लोज को लेके एवरेज आउट करें तो आपको पता चलेगा कि करीबन 55 दिन का साइकिल एक बनता है. और अगर आपने मेरी पहली स्लाइड को ठीक से देखा होगा तो J.M. हर्स्ट ने, जिन्होंने ये थियरी को इन्वेंट किया है, उन्होंने बताया कि 56 दिन के आसपास का साइकिल होना चाहिए. साइकिल होता है, और ये होता है सभी बाजार में, खाली निफ्टी में नहीं, सभी जगह पे. और यही चीज ये निफ्टी का चार्ट है जो आप देख रहे हैं. और ये देखिए 2015 के समय की मैं बात कर रहा हूं, वो समय से.
तो यहां पर हमें पता चला कि इतना एक्यूरेटली ये एक साइकिल चल रहा है। सिमिलरली उन्होंने बताया था कि 20 वीक का एक साइकिल होना चाहिए, तो हमें एवरेज 22 वीक का साइकिल मिल गया। 40 वीक्स का साइकिल होना चाहिए, तो एवरेज 44 वीक्स का साइकिल मिल गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो दो साइकिल है, जो मैंने वहां पर थियोरेटिकली बताया, आज मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि ये जो दो साइकिल यहां पर बने, यहां से एक लो बना और यहां से एक लो बना, इस 200 एक साइकिल को कंबाइन करके एक बड़ा वाला ट्रेंड साइकिल बन गया, इसको कंबाइन करके और बड़ा वाला एक ट्रेंड साइकिल बन गया। तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल साइकिल्स मालूम चल जाते हैं। अभी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये बड़े साइकिल पे ध्यान दे दीजिए कि कहां पर मेजर लो बनेगा, कि यहां पर एक मेजर लो बनेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप छोटे साइकिल पे ध्यान दे दीजिए कि यहाँ एक लो बनेगा, यहां से रैली हुई, यहाँ पे लो बना, यहां से रैली हुई, यहाँ पे लो बना, यहां से रैली हुई। तो इस प्रकार से आप छोटे साइकिल्स पे देख के उस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोस आइडेंटिफाई करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई रिदम है क्या बाजार में। और देखिए ये एवरेज है, ऐसा नहीं होगा आप बोलेंगे कि 55 दिन का है तो 55 दिन पे ही लो बनेगा। ऐसे बहुत बार हुआ है, हो सकता है वो 57 दिन पे बने, हो सकता है वो 52 दिन पे, मतलब 52 डेज में होगा कि 57 डेज में, थोड़ा लीवे आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके सो आसपास इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। ये इसमें प्लस माइनस आप कह सकते हो कि 10% इधर उधर हो सकता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है, अगर आप ये हम ह्यूमन इमोशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन इमोशंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ह्यूमन इमोशन आपको पता है किस प्रकार चलते हैं। तो ह्यूमन इमोशन परफेक्ट साइंस पे अगर चलता तो बाजार में ये मूवमेंट होते ही रही। अगर मैं एक एवरेज स्विमर हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे पानी का बहाव मेरे पीछे से वो तरफ जा रहा है और मैं भी वही डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ अगर एवरेज स्विमर भी हूँ मैं, अगर एक एवरेज स्विमर भी हूँ तो भी मैं अच्छा तैर लूंगा और मुझे लगेगा भाई मैं बहुत अच्छा ओलंपिक लेवल का स्विमर हूँ, क्योंकि पानी का बहाव पीछे है। तो मैं जैसे ही हाथ मारूंगा तो फटाफट फटाफट मैं कोई भी प्रोफेशनल स्विमर को बीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं भले कितना भी बड़ा प्रोफेशनल स्विमर हूँ, लेकिन पानी का बहाव मेरे सामने से आ रहा है और मेरे को उसके अगेंस्ट जाना है, तो मैं अच्छा स्विमिंग तो कर लूंगा, लेकिन मेरी मेहनत बहुत लगेगी, मेरे को टाइम बहुत लगेगा, मेरी एनर्जी बहुत चली जाएगी, काफी मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आप पानी का बहाव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, फैक्टर इन दैट। तो एक अपनी एक फंडामेंटल फिलोसॉफी मेरी बनी हुई थी कि मेरे को हमेशा पानी के बहाव के साथ जाना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। ये फिलॉसफी एक लाइफ में भी बहुत बार हम सुनते हैं, गो विद द फ्लो। तो ये मार्केट्स में और लाइफ में दोनों ही जगह पे ये काफी काम में आता है। बोलते हैं ना, जब ये लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो, वही है बेसिकली। आप अपना जब भी आपका बेस्ट पीरियड होता है तभी आप अपना काम करो। दूसरी मेरी एक फंडामेंटल फिलोसॉफी, मैंने एक रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, और बहुत अच्छी बुक थी वो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को। सो उसने एक चीज मुझे बहुत सही बताई बुक में, कि हमेशा अगर आप कोई बुक भी ले लेते हो, ओके, और वो बुक बहुत बिकी है, तो उसको बोलेगे बेस्ट सेलिंग बुक, ओके, वो कभी भी नहीं लिखेगे बेस्ट रिटन बुक, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे ऑथर हो तो भी बोलेगे आप बेस्ट सेलिंग ऑथर हो। सबको बेचना ही है, ठीक है। और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, यू कैन नॉट गेट रिच बाय बाइंग स्टफ। आप खरीद के अमीर नहीं बन सकते, आप बेच के अमीर बन सकते हो। आपको कुछ बेचना पड़ेगा तो ही आप अमीर बनोगे। गुजराती में एक कहावत है, बेचतो ही राजा, मतलब जो बेचे वो राजा है। सही बात है, एकदम सही बताया आपने पूर्वा। तो दुनिया का दूसरा, इंडिया का सबसे बड़ा गुजराती जो बेचने में माहिर है वो ये है मिस्टर मुकेश अंबानी। वो भी बेच रहे हैं, इंडिया के बिलियनर है और एशिया के बिलियनर आई वुड कॉल इट, वो भी बेच ही रहे हैं। तो बेचने में शर्म काहे की, ठीक है। सो एक फंडामेंटल फिलोसॉफी हो गई कि पानी के बहाव के साथ जाना है, बेच के कुछ करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने ट्रेडिंग वर्ल्ड में आते हैं पूर्वा। अगर मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, मुझे मार्केट का व्यू थोड़ा खराब लग रहा है, आई एम बेरिश ऑन द मार्केट, तो मैं दो चीज कर सकता हूँ इन ऑप्शंस वर्ल्ड। या तो मैं पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ,
या तो मैं कॉल ऑप्शन बेच सकता हूँ, राइट? यस और नो? Yes, yes. So let's take 3 different scenario, and I've taken this observation from squareup.in, one of my very good friend. ठीक है? The market is going up. मेरा व्यू bearish था और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एज एन ऑप्शन बायर आई विल लूज मनी, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन खरीदा होता था और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आई वुड हैव लॉस्ट मनी। और मैंने ऑप्शन सेलर भी हूं, तो वो भी मेरे को नुकसान होगा। यस और नो? Yes. सिमिलरली व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन, मेरा व्यू बेरिश था और मार्केट नीचे ही जा रहा है, मेरे व्यू को Support कर रहा है, सपोर्ट तो- कर रहा है, तो ऑप्शन बायर आल्सो मेक्स मनी, वेयर एज ऑप्शन सेलर आल्सो मेक्स मनी, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है या पुट ऑप्शन खरीदा, दोनों में पैसा बनेगा। नाउ द प्रॉब्लम कम्स अपूर्वा, कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या? तो बेसिकली एज एन ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑफ द थीटा डीके, आई विल लूज मनी। बट एज एन ऑप्शन सेलर, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो वो प्रीमियम है, वो गलते जाएगा और वो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं और मेरा व्यू सही या गलत, मतलब आप देख सकते हो 3 सिचुएशन में, 2 सिचुएशन में मैं पैसा तोड़ रहा हूँ, एक सिचुएशन में पैसा बना रहा हूँ, और मेरा व्यू बेरिश है, लेकिन 3 सिचुएशन में से 2 टाइम में पैसा बना रहा हूँ, एक बार तोड़ रहा हूँ। तो पानी का बहाव किसकी तरफ है? बायर ऑफ द ऑप्शन और सेलर ऑफ द ऑप्शन? सेलर के पास। यही है, ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी हो गई। ठीक है? उसको कैसे यूज करना है, आई विल जस्ट शेयर अ लाइव एग्जांपल। सो अभी रिलायंस का ये जस्ट अ रीसेंट चार्ट है। अभी मैं अगर फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो फ्लैट ट्रेंड लाइन इज गिविंग मी दीज 2 पॉइंट्स टू कनेक्ट, अगर मैं इसको फ्लैट रखता हूँ, ठीक है। देन द फ्लैट ट्रेंड लाइन इज गिविंग मी दिस पॉइंट। और आप देखेंगे कि प्राइस का जैसे एक्सेलरेशन हो रहा है, मुझे हर एक टाइम एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है। ओके, अभी मैं आपको यही सेम एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में दिखा दूं, विच इज बेस्ड ऑन द कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में जैसे हमने रूल्स डिस्कस किए कि हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो मेरे सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अभी ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद मुझे एक सेकेंड पॉइंट कनेक्ट करना है, विच इज द सेंटर लाइन। तो मुझे सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करना है, और जब भी मैं सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, so I am getting a support which is actually made on future price chart. जब भी मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता, I would have had only these 3 points to connect with. So when I connected this, तो प्राइस ने क्या किया, exactly वो पॉइंट पे सपोर्ट लेके Reliance started moving up. Wow. So these are the type of support which are not usually. जैसे Yeah. I'm sorry to interrupt you. So जैसे हमने 2 साल पहले जो हमारी एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग हुई थी, वहाँ पे आपने ये सेम चीज़, जब पहली बार ये ट्रेंड लाइन, कर्व ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, तब मेरे मुंह से वाव निकला था, और अभी भी वही शब्द निकला है, वाव। सो दिस इज़ रियली एक्साइटिंग कि किस तरह से हमें फ्लैट ट्रेंड लाइंस में बार बार ड्रॉ करनी पड़ रही थी, और कर्व ट्रेंड लाइंस में एक ही लाइन से वो आगे फ्यूचर सपोर्ट पता चल गया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर और टूल फॉर दिस ट्रेंड लाइन। यस, सो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अभी द बेस्ट पार्ट इज कि अभी आपके पास ये जो आगे आप देख रहे हैं इन्फिनिटी में प्राइस, ये जो लाइन जा रही है आगे राइट साइड में, सो दैट इज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो लेट्स से अभी मेरे पास अगर रिलायंस, इफ आई एम एन इन्वेस्टर, इफ आई एम होल्डिंग अप, मेरे पास कोई पोजिशनल ट्रेड ओपन है, एंड इफ आई वांट टू सी क्या रिलायंस अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है या मुझे एग्जिट करना है, तो व्हाट शुड बी द पॉइंट इन फ्यूचर। तो रिलायंस जब तक, मेरे हिसाब से जब तक ये लाइन के ऊपर है, देन, और कोई भी स्टॉक हो, whenever it is above the line, it is just giving me a clue कि हाँ जब तक तू इसके ऊपर है, तेरा ट्रेंड इंटैक्ट है। तो प्राइस अगर फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर डाउन द लाइन आफ्टर 8 months और 1 year और वॉट एवर, व्हेन इट ब्रेक्स दिस लाइन, तो वो पॉइंट पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि ठीक है, अभी मेरा शायद से जो अप ट्रेंड है वो थोड़े टाइम के लिए साइडवेज या डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। सो आई वुड बी मोर कॉशियस टू बी लॉन्ग, एंड मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो दैट इज वन थिंग। You are absolutely right in saying that everything is interconnected. You have to understand that all the commodity prices are essentially input for most of these companies, whether it be cotton, whether it be edible oils, whether it be pulses, whether it be energy, whether it be metals. So all these are input costs,
and especially being an import country where we largely import most of these commodities. Of course, we are also exporters of many of the commodities, but we have turned largely an import-related country. So the price movements of these commodities are certainly going to have a big effect on the P&L of most of these companies. So that is a very critical thing. And understanding the cyclical nature of the commodities can also, help one as an investor in equities to sort of catch the cycles. I'll give you a good example because this I'm telling you from my little experience that I've had. I also have clients very actively who participate in the equity market, very big investors in equities. And they take my views and strategies from time to time on commodity price movement. So this happened in 2016 or 17, I'm not sure, when the metal cycle was coming. I mean, the metal prices were at an all-time low. And there was a very clear sign that there's a supply-driven recovery which is going to take place, which means that many of these mining companies were making losses because the prices of commodities were at such low prices. So I sounded out many of my clients saying that they're going to cut production, which means that prices of many of these commodities will rise, metal prices will rise. And immediately I think they went and bought specific stocks, which is, if my memory serves right, Vedanta, Hindustan Aluminium, and all those metal related stocks. And metal prices just went up by around 5 to 10%, but the share prices went up nearly 100% in some of the cases. So that only goes to prove that if the commodity prices rise a certain extent, that's enough to impact the balance sheet in a big way. So the prices of the shares can rise even much more than that. Which is why many of these punters, once they understand the commodity price movement, then they bet on the stocks rather than the actual commodities, because it tends to go rise much higher compared to the commodity itself. So that is one sort of an important thing to keep in mind. When you're looking at many of these companies, especially if they are commodity specific, like Centric. Because even if you're a producer of any commodities and you're exporting it out, you have to know how it is performing in the global space. But that is also important. So tracking global commodity prices is a must now. If you're just an equity analyst and if you're going to ignore that, it's doomsday for you. I'm sure there are many other things that you would recommend and you would be doing as well. So can you show or can you share some insights in that? Yeah, and for me, risk management I think it starts with position sizing, right? Not being too exposed. I think if you're having trouble sleeping at night, you're probably too big, right? And then also identifying where you're wrong before you get in. Because once there's money on the line, once you have risk on the table, your emotions start shooting higher. It's perfectly normal. Very, very, very natural. But when your emotions are elevated, you don't make good decisions. You can't think rationally. You're thinking emotionally. So in order to overcome that, because the reason people lose money has nothing to do with the Federal Reserve or the TV. The reason they lose money is because of themselves, right? It's your own fault. You have to own it. So, and it's because when there's money involved, we get crazy. So in order to eliminate the crazy out of the equation, if you predetermine where you're going to be out before you get in, you take your craziness out of the equation. So, and not like 5% arbitrary trailing stops or 10% arbitrary trading stops. That's a terrible idea. You want to identify what the market would need to do to prove your thesis invalid. So if I'm buying a stock at 100 and there's resistance at 95 for like a year and we're above 95, the trade is I only want to be long if we're above 95. So if we break below 95, I'm wrong. I have to move on to another trade, which is fine, right? That's fine. We know that. So now when it breaks below 95, I know what to do. I get out of the trade. I had already made a plan and I stick to that plan.
Now, what if we hold above 95 and it goes up, like I think it is, and I have a target of 130 because of Fibonacci extension or whatever. When it gets to 130, I know what to do. I'm going to sell it because that was my plan, right? So you want to have a plan before you enter the trade. What does the market need to do to prove you wrong? And where do you think it goes where you're going to take profits? Those levels need to be identified before you get in. So then that's where position sizing comes in. So you don't just have random position sizing. You don't just put random stop losses. You identify where the market proves you wrong. And then based on your entry point and what that level is where the market proves you wrong, let's say it's $5 a share. So then if I'm willing to risk 2% of my portfolio on this trade, right? I take the entire value of my portfolio. Let's say it's $1 million. 2% of that is $20,000. So I take $20,000 divided by that $5 a share, and that's how many shares I need to buy to be able to express that thesis in the market based on my specific parameters and time horizon and overall objectives. Maybe you're willing to risk 5% of your portfolio, and on $1 million, that's $50,000. And you divide 50,000 by $5 a share, and that's how many shares you should own. Me personally, I don't like risking more than 2%. Maybe you want to risk 10%. Maybe you only want to risk 1%. So the math is going to be different for all of us. The formula is the same. The formula is the same. The math is different based on how risk averse or risk on you want to be. Let me put जैसे वो बोलते हैं ना गुरु मंत्र, एकदम अप ट्रेंड होगा तो 40-80 होगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो 60-80 होगा, डाउन ट्रेंड होगा तो 60-20 होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो 40-20 होगा, और साइडवेज होगा तो 40-60 होगा. इसका चाहिए तो आप एक स्नैपशॉट निकाल लो और इसको ऐसा बोलते हैं ना, एक चीट शीट है. कोई भी चार्ट देखोगे तो आप इसको देखो. अगर नॉर्मल अप ट्रेंड है तो 40-80 में घूमेगा, और एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो वो 60 के ऊपर ही रहेगा. मतलब वो पूरा मोमेंटम में है, पूरी स्पीड में जा रहा है. फिर 60-20 होगा तो नॉर्मल डाउन ट्रेंड है, बट वो 40 के नीचे ही रह रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है. वहां पे आप शॉर्ट करो, पुट खरीदो, जो भी है. और अगर वो 40-60 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ऊपर नीचे कर ही नहीं रहा है, मतलब वो पूरा रेंज बाउंड ट्रेड हो गया. मतलब उसमें कोई दम नहीं है, वो पूरा साइडवेज, राइट. सो मैं नाउ आई वुड लाइक टू शो यू सम मोर चार्ट्स. अब चार्ट्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे किधर क्या हो सकता है. सो लेट्स गो टू, लेट मी पुट अ चार्ट हियर एंड सो दैट you get an idea about it. So till the time you put a chart, I would just like to give a small advice to the viewers. जो विशाल जी ने हमें बताया अभी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके, एक प्रिंट आउट लेके आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के पीछे रख सकते हो. ये जब मैं खुद सीख रहा था तो मैं भी ये ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हम सीखते हैं लेकिन वो मार्केट में इम्प्लीमेंट करते वक्त याद नहीं रखते, तो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के जस्ट पीछे एक प्रिंट आउट लेके चिपका दो और वो याद रहेगा आपको. यस, परफेक्ट. तो अभी आप, ये मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोला है. इसमें जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस तक का डेटा एक दिन कम है. सो अगर मैं चाहूं कि मैं अप ट्रेंड को निकालूं तो ये कौन सा चार्ट है? डेली चार्ट है निफ्टी का. यहाँ से 60 क्रॉस हुआ और पूरी तरह वो 60 के ऊपर ही था जब तक ये था. तो अगर मैं इसको मार्क भी करूं तो ये कैंडल से लेके ऑलमोस्ट ये कैंडल तक इसका नॉन स्टॉप अप ट्रेंड था 60 के ऊपर. अब इसमें वो 70 पे जाए, 80 पे जाए, 90 पे आरएसआई चला गया. यहाँ पे देखो, दैट इज कॉल्ड ओवरबॉट. अब ये ओवरबॉट सोचोगे तो आप बोलोगे 70 पे ही ओवरबॉट है, तो यहाँ पे आप निकल दोगे अपना माल, अपने को प्रॉफिट बुक करके. बट ओवरबॉट जैसा कुछ होता नहीं, उसको इरेज कर दोगे. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अनलर्निंग. जो सीखा है उसको पहले अनलर्न करना पड़ेगा, तभी जाके नया चीज सीख पाओगे. सो दिस इज कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. इसमें क्या करना है? लॉन्ग करना है, कॉल खरीदना है, खड़े रह के पिरामिडिंग करना है. अब जैसे ही 60 क्रॉस किया और वो हो गया साइडवेज, मार्केट के अंदर आ गया. ये इतना सा मार्केट जो साइडवेज है, आप देख रहे हो ये साइडवेज. फिर उसने 40 को ब्रेक किया, 40 के नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया. अभी वापस वो साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है. अब मार्केट में समझो आप पैसा बनाना चाहते हैं तो 3-4 तरीके हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही ETF वगैरह का मार्केट काफी होता है कि आप इंडेक्स में ही डालिए, आपको बहुत रिस्क कम है और रिटर्न भी बराबर आएंगे, ऐसा मार्केटिंग किया जाता है. लेकिन हमने पाया कि 2013 से अगर मैं निफ्टी बाय एंड होल्ड करता हूं तो 9% से ज्यादा रिटर्न नहीं है. लेकिन हम उसको ड्रॉ डाउन करते हैं, जो पीक से जो ट्रफ का जो जर्नी है उसको ड्रॉ डाउन बोलते हैं. जैसे अभी मार्च में 40% निफ्टी डाउन हो गया था,
तो आपको 9% बेसिकली पाने के लिए 40-40% का ड्रॉ डाउन वगैरह देखना पड़ता है, विच इज फॉर मी इट्स अ बैड ट्रेड टू हैव, कि 9% का पाने के लिए मैं 40% दुख क्यों देती। तो निफ्टी नहीं करे तो और क्या कर सकते हैं, निफ्टी नहीं करे तो अपन फॉर एग्जांपल ऐसे समय हम स्मार्ट है, हम अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं, या तो अपना पैसा पीएमएस मैनेजर को दे सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने जो लास्ट 2013 से मोस्ट सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएटर थे उनका मैंने बास्केट बनाया और उसको एनालाइज किया कि अगर मैं बहुत एक्सट्रीमली लकी हूँ एंड इफ आई पिक एंड चूज द राइट स्टॉक, व्हाट विल बी माय रिटर्न फॉर द लास्ट 8-10 years। तो हमने पाया फिर भी आपका रिटर्न 26% है। रिटर्न ऑफकोर्स डिसेंट है कंपेयर टू इंडेक्स 9%। मतलब अगर आप स्टॉक पिकिंग एबिलिटी डेवलप करते हो तो आपका रिटर्न डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपने 45% का दुख तो देखना ही देखना है। मार्च 20 हर एक जन को जीना ही, अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी में हो, लॉन्ग ओनली में हो, तो आपको मार्च 20 का दुख तो देखना ही देखना है। चलो अपन दोनों रूट नहीं लेके समझो म्यूचुअल फंड का रूट ले या इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने टॉप 7 परफॉर्मिंग जो 2013 से 20 के जो टॉप 7 परफॉर्मिंग फंड्स थे उसका एक स्टैटिस्टिक्स एनालाइज किया, तो उनका रिटर्न भी 16% ही है। मतलब तीन तरीके से आप मार्केट में पार्टिसिपेट करो, समझो आप निफ्टी ETF से पार्टिसिपेट करो 9% रिटर्न, 39% ड्रॉ डाउन। आप अगर स्टॉक से पार्टिसिपेट करो विद स्मार्ट फंड मैनेजर और यू पिक योर स्टॉक योरसेल्फ, तो भी 26% रिटर्न, मोटा मोटी 45% पेन उसमें भी है। और म्यूचुअल फंड में 16% रिटर्न और मोटा मोटी 34% पेन वहां पर भी है। तो हर एक जगह पेन, रिटर्न से पेन ज्यादा है। तो अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच लेते हो, समझो आप सिस्टम, हमने जो हमारा ये सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टिंग का एल्गोरिदम है, मैं बेसिकली सिस्टम ट्रेडर हूं और मैं रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करता हूं। हमने वो कंपेयर किया कि अगर मैं मेरा सिस्टम चलाता और ये 3 ETF के अगेंस्ट में मेरा सिस्टम चलाता तो मेरा रिटर्न क्या था। मेरा रिटर्न 27% था। रिटर्न बहुत ज्यादा है और पेन ऑलमोस्ट सेम है, 39 और 41%। तो मैं हमेशा इवेल्यूट करता हूँ काल्मर रेशियो, कि मेरा रिटर्न टू ड्रॉ डाउन रेशियो, उसको हम काल्मर रेशियो बोलते हैं। यहाँ 0.2 से ये रेशियो जितना हायर हो बेटर होता है, मतलब आपको इतना दुख कम और आपको रिटर्न ज्यादा आता है। तो ये रेशियो जो हमने 3 तरीके देखे, उसमें तीनों से जो सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टिंग का तरीका है उसमें ये रेशियो सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में है तो आपका रेशियो रिटर्न टू ड्रॉ डाउन रेशियो 0.49 है। अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर के साथ हो तो भी आपका रेशियो 0.6 के ऊपर नहीं है। लेकिन आप खुद अगर कुछ थोड़ा सा स्टडी करके अपना सिस्टम बनाते हो, डिसिप्लिन से पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट डालते हो। ये मेरा वीकेंड सिस्टम है, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे आपको एक्शन लेना है, रोज एक्शन भी नहीं लेना है, और लॉन्ग ओनली है। जो एक ETF और पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन दिया है, 27% का रिटर्न है, उसमें मोटा मोटी 41% का ड्रॉडाउन। तो आपका काल्मर रेशियो बेटर है। आई एम नॉट हैप्पी विद काल्मर रेशियो 0.65 जनरली, लेकिन कंपेयर टू ऑल द अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, तो मैं आपको तरीका ये दिखाऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और मल्टी स्ट्रेटेजी यूज करने से क्या फायदा होता है। मार्केट में कई तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे पेयर ट्रेडिंग हो सकता है या ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी हो सकता है, बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजीज होते हैं। मगर यहाँ पे हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो एक दूसरे के कॉन्ट्रा होते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। एक ट्रेंड फॉलोइंग होता है, दूसरा मीन रिवर्जन होता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाते ही जाता है, उस पर हम सिर्फ अगर ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाता ही जाता है, ये हमारा अजम्पशन है, और हम उस पर सेलिंग करेंगे। इसको करने के 2 मेजर तरीके होते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब कि समझो कि आपका 20 डे हाई के ऊपर अगर स्टॉक चले गया, प्राइस चले गया, तो हम बाय कर लेंगे, या 20 डे हाई हो या 40 डे हाई हो या 80 डे हाई हो, जो भी हो, ठीक है। किसी तरह का कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। और रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है वो थोड़ा कभी करेक्ट करेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में स्टॉक ऊपर जाता नहीं है, या कोई भी सिक्योरिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती रही है, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि ये ऊपर गया तो उसके बाद जब करेक्शन आएगा, थोड़ा सा समझो कि 5, 10, 15% का करेक्शन आया, तो हम वो करेक्शन में बाय करने का ट्राई करते हैं। फिर वो ऊपर जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या जितना जाता उतना हम जाने देंगे, उसको डिपेंड करता है हमको टारगेट रखना है या नहीं रखना है,
या हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, वो हम आगे जाकर के जैसे देखेंगे वैसे बात करेंगे। और दूसरे तरीका का स्ट्रैटेजी होता है जो मीन रिवर्जन बोलते हैं, जिसको जो मीन मतलब कि आपका जो मध्य का जो एवरेज होता है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा फिर वो अपने एवरेज के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर अपने एवरेज के पास आएगा। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को क्या मीन रिवर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो जब वो प्राइस अपने एवरेज के पास में आएगा तब हम उसमें बाय करेंगे, और ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, फिर उसके एवरेज के नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे, फिर एवरेज के ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो वैसा ट्रेडिंग होता है इसमें। जैसे यहाँ पे दिखाया कि ये ऊपर गया स्टॉक तो हमने यहाँ पे सेल किया, और जब ये नीचे गया तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इस ट्रेडिंग के लिए जनरली इंडिकेटर्स अच्छे रहते हैं, जैसे कि स्टॉकेस्टिक्स है, RSI है, और भी तरह के रिविलियम्स आर है। तो वो इंडिकेटर्स के बेस पे मीन रिवर्जन की ट्रेडिंग होती है। और इस मीन रिवर्जन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख करके भी लोग बाय और सेल करते हैं। तो जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग होती है उसको भी एक तरीके से मीन रिवर्जन बोल सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हो, रिलायंस है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे, अगर मेरा एक ही सिंपल, मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उस तरह खरीदो कि आप ये सोचो कि आज से 100 साल बाद भी वो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसकी जरूरत रहनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ये लोग खाने पीने की ग्रोसरी की वस्तु बनाते हैं जो हमको रोज बरोज में काम आती है, राइट। और इनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, तो ये बंद नहीं होने वाली है। तो ये कंपनी दे हैव बीन एबल टू सर्वाइव। टाटा स्टील है, इतने सालों से सर्वाइव कर। अब स्टील में एक बेसिक प्रॉब्लम होता है, मैं स्टील का इसलिए थोड़ा इसके साथ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इट इज अ कमोडिटी। तो कमोडिटी की साइकिल अलग चलती है, वो आप FMCG के साथ उसको रिलेट मत कीजिए, बट क्वालिटी स्टॉक्स में आप इनमें निवेश कीजिए। जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स है वो आपको 100% मीन्स आपको जब भी बाजार में कुछ भी होगा पैसा बना के देगा, एटलीस्ट गवाएगा नहीं। What would you look at when you are shorting a stock? So high debt is something that you'd look at. Like both these companies, Arcom and Suzlon, were struggling with debt and their interest payments were very high. Yeah. So that was one element. Now, would there be any other things that you would look at while shorting? So I think while we are moving away from the subject of investing to trading, shorting is a very different art. It's the first thing that we look at as far as shorting is concerned is that is there a clear identified negative catalyst in terms of, is there genuinely bad news as far as either the sector or the stock is concerned? I think that is the first and most important factor that we ask ourselves. So it's a top-down approach. Correct. The second thing that we look at while shorting is you actually don't want to try and find the top. You want to short a stock after it has fallen 20%. So has the stock already fallen 20%? So there is momentum on the downside. You Correct. don't want to pick tops. We don't want to pick tops, and the way we look at it is that even if you look at probabilities and statistics, if a stock falls 20%, there is a high probability that it's going back to 50%, and if a stock falls 50%, there is even a higher probability that it may even fall 90%. Mm-hmm. So you want to make sure that there is bad news. You want to make sure that the stock has already fallen, it's while some vegetarians may not agree, but a good trading analogy that we use as far as even shorting and buying is concerned is that you don't want to eat the head and the tail of the fish. You want to leave that to others. You only want to eat the middle part of the fish. Yeah. So that's what you look at. So ऐसे आपकी क्या ये स्टडी है, या आप क्या आपके इतने पूरे एक्सपीरियंस में से आपको क्या पता चला है कि यूफोरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है।
यूफोरिया आइडेंटिफाई करने का एक रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ता है। जैसे कुछ आपने बताया कि जब ज़्यादा आईपीओ आ जाते हैं मार्केट में, आईपीओ कब आएंगे? जब पब्लिक का मूड, माहौल, सेंटीमेंट अच्छा होगा तभी वो आईपीओ लेके आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आते हैं, मतलब लिक्विडिटी सक हो जाती है मार्केट से, तभी मार्केट में आता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, मार्केट में टर्नओवर, मतलब स्पेक्यूलेटर या ट्रेडिंग मेंटालिटी मार्केट में जब आप कैसे उसको मेजर कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक अच्छा सा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कंपनी का इसमें दो पैरामीटर है। पहला, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है कंपेयर टू टोटल मार्केट साइज ऑफ द एंटायर इंडियन कैपिटल मार्केट। तो और फिर उस कंपनी का टर्नओवर कितना है साल में। तो फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कैप 2% है ऑफ द टोटल मार्केट कैप, ठीक है, कोई कंपनी का, फॉर एग्जांपल HUL का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो HUL का मार्केट कैप तकरीबन 4% है और उसका जो टर्नओवर है पूरे साल में वो सिर्फ 2% है। तो मतलब 4% जो है वो टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है उन सब की कंपैरिजन में 4% है, बराबर? करेक्ट। ओके। और उसका जो टर्नओवर है HUL पे, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्नओवर होता है वो 2% है। मतलब कंपनी बड़ी है और टर्नओवर इतना छोटा है। और ये जो टर्नओवर आप बोल रहे हो, वो टर्नओवर भी इट इज एन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर। So annual turnover of the entire stock market vis-a-vis the particular turnover for the whole year of a stock. करेक्ट। ओके। तो ये जो आप चार्ट देख सकते हो जो स्क्रीन पर, तो उसमें क्या है कि HUL का चार्ट है। आप देखिए कि मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप, तो HUL का तकरीबन 5-6% है। तो कंपनी बड़ी है, मगर जो उसका टर्नओवर है साल का वो 1.5-2% के आसपास ही ऑफ द टोटल मार्केट टर्नओवर और रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कंपनी बड़ी है, टर्नओवर छोटा है, मतलब ट्रेडर इसमें कम है, इन्वेस्टर लोग ज्यादा है और ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन नहीं है। एक और एग्जांपल आप देखिए, यस बैंक आप देखिए, कंपनी इतनी छोटी है मगर उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है। कंपनी तकरीबन 1% ऑफ द टोटल मार्केट कैप है भारत में पिछले 3-4 सालों में, और उसका टर्नओवर होता था 4%, 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द मार्केट ऑन एनुअलाइज बेसिस। मतलब कंपनी छोटी है और टर्नओवर इतना ज्यादा है। मतलब ये ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले इसमें घुसे हैं, या फिर आप कुछ भी इसमें कहिए, इतना ज़्यादा टर्नओवर जब होता है, टॉक ऑफ द टाउन स्टॉक है, हो सकता है कभी इतना सारा वॉल्यूम हो रहा है तो हो सकता है मैनेजमेंट का भी इसमें हाथ हो और पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सब ट्रेडिंग वाले भले स्टॉक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले बिल्कुल भी स्टॉक ये नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक कौन से? मार्केट कैप बड़ी है और उसका टर्नओवर कम है। तो HUL है, नेस्ले है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। आप देखिए मार्केट कैप है मगर मार्केट कैप के अनुसार वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल स्क्रीनर में आप चले जाइए, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहला जो आप कंडीशन लगाइए वो बेसिकली क्वार्टरली ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, बेसिकली कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर कंपैरिजन में ये क्वार्टर में कैसा ग्रोथ आया है, ठीक है। तो उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए, मे बी फॉर एग्जांपल 10% प्लस ग्रोथ आया है, ठीक है। फिर बाद में आप देखिए वो सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि सेल्स ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्स ग्रोथ आपका है तो आपका फाइनली मार्जिन भी आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगा अगर आपका सेल्स सही है तो, यानी अगर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो। सो सेल्स ग्रोथ का आपका पहला कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद आप ऐड कर लो प्रॉफिट ग्रोथ को भी आप कंडीशन डाल दो कि मोर देन 10% प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। फिर उसमें आप तीसरा कंडीशन ये डालो कि उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी आता है कि यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर का क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमको फ्यूचर में भी ग्रो करने वाली कंपनी चाहिए जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि ही विल ग्रो एट अ सिमिलर पेस और हायर पेस, क्योंकि हम मोमेंटम ढूंढ रहे हैं। तो उसमें भी आप फॉर एग्जांपल 10% डाल दो। और तो ये जो 10% रखने का कुछ लॉजिक है स्पेसिफिक? इज इट रिलेटेड टू सम अदर मैक्रो नंबर? जनरली सी अ गुड कॉर्पोरेट शुड ग्रो एट मोर देन ट्वाइस ऑफ GDP, बट इसमें मैं फिल्टर का लॉजिक आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है करके। तो ये 3 चीजें आपने डाल दिए। फिर उसके बाद आप एक ROCE का एक क्राइटेरिया डाल दो कि ROCE इज मोर देन 10%, यानी बेसिकली आपका जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके आसपास या फिर उससे बेटर तो ROCE होना चाहिए। 3 ईयर एवरेज का आप डाल दीजिए, क्योंकि ये साल में भी कोविड है तो ROCE उतना नहीं होगा। सो वो 3 ईयर एवरेज में आपको सही पिक्चर मिल जाएगा। तो 3 ईयर एवरेज ROCE आप डाल दो मोर देन 10% या वॉट एवर नंबर इज कंफर्टेबल। एंड उसके बाद एक मार्केट कैप का क्राइटेरिया डालो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर कि एक मिनिमम 1000 करोड़ का तो भी मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे का जाओगे तो आप बेसिकली
बहुत ही छोटी कैप्स और माइक्रो कैप में घुस जाओगे जहाँ में एंट्री एग्जिट comfort level बहुत कंफर्ट लेवल भी नहीं काफी कम होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिर वो सब भी चीजें उसमें आ जाती है। सो आई थिंक किसी बिगिनर या फिर रिटेल के लिए आई थिंक 1000 करोड़ का मार्केट कैप का लगा। अभी ये आप स्क्रीन करने के बाद आप ये देखिए कि आपको कितनी कंपनीज मिलती है, ठीक है। तो आपको अगर 200-300 कंपनीज मिल रही है तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया। तो आपको नंबर्स को थोड़ा ट्विक करिए, तो मे बी 10% एवरीवन इज ग्रोइंग, ठीक है, तो उसको 15, क्योंकि हमको आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको 15% करके देखो। रिसेंट क्वार्टर्स में काफी सारी कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ, हाँ अच्छी ग्रोथ, क्योंकि बेस थोड़ा कम था, तो इसके लिए आई मीन वो जो क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूव यानी वो चेंजेस होते रहेंगे, बट हमको 50 to 60 कंपनीज जिस जो भी क्राइटेरिया डाल के मिले तो वो करके यानी दो ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस बेसिकली, यानी बाकी के सपोज 5000 कंपनीज है तो बाकी की कंपनीज आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, यानी ऑब्वियसली दीज आर आउट परफॉर्मेंस। तो हमको 200-300 का यूनिवर्स लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इतना तो टाइम भी नहीं है और उसमें फर्दर फिल्टरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो 50-60 जब आपको मिले तो आई थिंक यू वुड हैव पुट बेसिकली द राइट काइंड ऑफ अ फिल्टर्स। तो वो 50-60 कंपनीज का फिर आप आगे जाके थोड़ा एनालिसिस करें कि इनका पास्ट ग्रोथ क्या था, कैसा था, एंड थोड़ा सा एक बार एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़े और कौन से सेक्टर में है, वेदर वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे है, थोड़ा सा सेकेंडरी रिसर्च करें, एंड दैट इज हाउ यू अराइव एट योर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन। So that would help you get into good, और एटलीस्ट एक बकेट बन जाएगा, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी और जिनका ग्रोथ अच्छा है बेसिकली। और अगर ये अच्छी क्वालिटी की कंपनी जो है वो अच्छे सेक्टर्स में से भी रही तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। I'd like to know a step-by-step process that our viewers can also follow when they are doing long-term investing. So can you throw some light on the steps that they can follow? Yeah, Apurva, I would think, the steps that every investor should follow is definitely take printouts of annual reports for last 4, 5, 6 years. You have to read through those annual reports. You read through the financial statements in those annual reports. Also critical is you read the chairman's report, you read the managing director's report in that annual report. So once you have done a study of those annual reports, you know more or less how the company is performing over last 5 to 10 years. So that would help you learn more about the business. Like in case if you don't know about the business that you want to invest in, then that's the good place to start with. Yeah, Pura, what I think is, all businesses require cash flow to sustain themselves. So the annual report will say how good is the profitability. Because if you don't have strong profitability, where will you generate the cash to reinvest into new technology, into new manpower, in new plant and machinery, into advertisement? So the key to my mind is checking whether the company is generating enough cash flow or enough free cash, and then trying to apply that mind whether this cash is deployed by the management in the most economical manner, or where the ROI of the cash deployment is good. And then I also look at regularly their presentations and which they make to analysts, etc. So many times they would say new products that they are introducing, new marketing material that they may have. So then it is only a regular follow up and checking whether the company is going in the right direction or not. बाइंग के ऊपर अगर बात करें तो अभी हमने SIP इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस तो की, लेकिन अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को ये प्रैक्टिकली शुरू करना है तो व्हाट इज अ सिंपल स्मॉल वे टू बिगिन? So what you should do is you should have a dedicated amount every month. Let's start with someone, very simply, if someone is earning say 40,000-50,000 rupees a month, let's say 6 lakh rupees a year broadly, right? Let's take a tier 2, tier 3 city. Tier 1, I'm sure 50,000 a month, you will hardly be any saving after rent and essentials and everything. Let's say अगर आप tier 2, tier 3 टाउन में जाते हो, आज भी 50,000 rupees a month में आपकी family of 4 can easily live a decent life, and you still have 5,000 rupees a month at least to save. It's a very, very small number, right? 5,000 रुपये महीना भी है तो that's 60,000 rupees a year. You decide that of that 60,000, I need certain contingency or liquidity at all times.
तो वो 5,000 रुपये महीने में से लेट से मैं बोलता हूँ 1,000 रुपये महीना तो मैं बैंक पे ही रखूंगा, आई विल नॉट टच, आई कांट. There will be some insurance that you will buy. That will take some, some more money away. Once in a while आप गोल्ड या ज्वेलरी या कुछ खरीदते हो, that may also take something away. Let's say आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए 1,000 रुपये महीना ही बचा. That is still 30 rupees a day. 1,000 रुपये महीना 12,000 रुपये दिन का साल का हो गया. That may look a very small number, but if you can identify, let's say आप 3 स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर लो या 4 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लो, लेट्स से आप 250 रुपए भी उन 4 स्टॉक्स में भी डालते हो, राइट? तो हर स्टॉक में आपका ओवर अ 12 मंथ पीरियड 3,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है. ओवर अ 5 year पीरियड दैट 3,000 रुपीज विल बिकम 15,000 पर स्टॉक. एंड ऑब्वियसली प्राइस भी अप्रिशिएशन थोड़ा तो होगा, तो देयर विल बी सम मनी दैट विल बी मेड बिकॉज ऑफ दैट. सम डिविडेंड विल पार्क बैक. वंस इन अ व्हाइल आपके पास थोड़ा ज्यादा बचेगा, you can invest that. Once in a while kabhi bonus aa raha hai, kuch aa raha hai, you can invest that. Have a particular target in mind. And I am not precluding SIPs in mutual funds. You should definitely have that as part of the portfolio. Over and above that, you should also build a culture of having some direct equity investment, because once you start to think on those lines, you'll also appreciate that your own thinking in general about the world and about how you look at things around you will change once you start to become more aware about investing as a process. Mutual fund is not an engaging process. You have to decide a mutual fund, yes, but frankly nobody can really take a view looking at the portfolios of 10 mutual funds which one is going to perform better. No expert can come and tell you जितना भी हम रेटिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक पॉइंट के बियॉन्ड इट इज ऑल अ ह्यूरिस्टिक. तो आप म्यूचुअल फंड में करिए, you do SIP in mutual fund, I'm perfectly fine. But अगर आप वो 1,000 रुपये ही बचा सकते हो तो 500 आप म्यूचुअल फंड में डालो, 500 एटलीस्ट 2 स्टॉक में तो डालो. जब वो आपका 1,000 से 2,000 रुपये आप पहुंचोगे तो आप वो 500 से 1,000 कर दो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग को. 2,000 से 5,000 पे पहुंचोगे तो वो 1,000 के जगह 2,500 कर दो. एंड ग्रेजुअली यू कीप इंक्रीजिंग एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वेयर यू आर नॉट लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म. It is very appealing to buy something that can move up 20% the next day, but you will get 5 of these right, you will get 5 wrong also. Net आप देखोगे, realize करोगे over a period of time, unless you are like well informed, a person who's active in markets on a daily basis or who has a particular process, this is not going to work for most people. So better not to try it also. Simple, you start with a certain amount every day and you keep investing it small. ठीक है, एक शेयर आता है, एक शेयर, क्या फर्क पड़ता है? What are the other things that you look at, not from the promoter perspective, but एक कंपनी के अंदर आप क्या क्या देखते हो, या आपके इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप क्या देखते हो? लाइक प्रोडक्ट्स क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके. एंड लाइक अभी मोरपेन में अगर आप देखिए, उनके कुछ जो नए मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, दे आर ऑल लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस. तो अभी दूसरा चीज, क्या यूनिक चीज कर रहे हैं प्रमोटर, मीन्स क्या यूनिक चीज कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटर क्या है, एंड जो आने वाले मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी जो भी वॉट एवर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स का मार्जिन, वॉल्यूम, सब चीजें, मीन्स फॉर एग्जांपल दिस शिवालिक रसायन, आई टोल्ड यू, उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप देखेंगे सब लो वॉल्यूम एंड हाई मार्जिन बिजनेस, शिवालिक रसायन. Same way, another thing is like recently I picked one company, this Kingfa Science. So Kingfa Science में अगर आप देखेंगे, so they are basically in engineering plastic company. So इनका parent company Kingfa China is I think उनका revenue is somewhere around 30,000 crores parent company. And ये कंपनी इंडिया में अभी 1,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है. एंड they are expanding well into this engineering plastic. अभी उन्होंने 1 साल 2 साल पहले एक चाकन में नया यूनिट चालू किया है. फेज वाइज दे विल ओपन द कैपेसिटीज. लेकिन आप इंजीनियरिंग प्लास्टिक का ओवरऑल सेगमेंट आप पढ़ेंगे, सो दैट सेगमेंट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. एंड what engineering plastic they are offering means there are different type of engineering plastic. It is not only one ABS, there are multiple types of engineering plastic. तो आप किंगफा के जो प्रोडक्ट्स है, उनका आप एप्लीकेशन देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज मार्केट एक्चुअली. तो प्रमोटर, उनका प्रॉमिस, उनका डिलीवरी, देन फोर्थ थिंग इज
product profile, products का application. These are the things which are all very important for to decide about the investment. मार्केट्स में जब किसी को भी निवेश करना हो तो उसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए या सबसे पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? आई एम श्योर कि इसमें एक सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ये सेल्फ असेसमेंट करते नहीं है। अब ये क्यों नहीं करते और क्यों ज़रूरी है सेल्फ असेसमेंट करना, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अपूर्व, पॉइंट एकदम सिंपल है कि अगर दो इंसान को सर दर्द हो रहा है तो क्या वो दोनों एक ही दवाई ले सकते हैं? हाँ भी और ना भी। आपको किसी को कोई चीज की एलर्जी होगी तो आप वो दवाई नहीं ले सकते, आपको कोई और लेना होगा। किसी को ब्रूफिन से एलर्जी हो जाती है, किसी को क्रोसिन जम जाती है। तो पॉइंट ये है कि हम एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज अप्रोच लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो कोई भी इंसान जब मार्केट में आना चाहता है वो आता कब है? जब वो देखता है कि कोई और जो उनका रिश्तेदार है या दोस्त या फ्रेंड या कोई है, वो ये देखता है कि उन्होंने बहुत पैसे बना लिए, तो वो बोलता है कि यार आप मुझे भी टिप दे दो कि मुझे शेयर खरीदना है और मैं भी शेयर खरीद लूंगा। देखिए, उनका एंट्री पॉइंट अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका होल्डिंग पीरियड अलग है, आपके होल्डिंग पीरियड अलग हो सकते हैं। वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन, सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। सो कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको समझना है कि क्या आपकी पर्सनल रिस्क एपेटाइट है कि नहीं वो प्रोडक्ट को समझने में और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है आप किसी और को देख के इन्वेस्ट करें, लेकिन उनकी सिचुएशंस अलग होती है, उनकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है। तो ये सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और मुझे समझ कितनी है मार्केट की। अगर मुझे नहीं है समझ कि मार्केट फंक्शन कैसे करता, मैं नहीं कह रहा कौन सा शेयर खरीदना नहीं खरीदना उसकी समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट की बेसिक फीचर्स क्या है कि या ऊपर नीचे करता है, कब करता है, कैसे करता है और कितना करेगा, और मुझे होल्डिंग पीरियड कितना है। अगर ये असेसमेंट आपने नहीं किया है और आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो जब भी कुछ भी होगा ऐसा जो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ना चिंता होने लग जाएगी, आपकी रातों की नींद खराब होगी। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, देखना कि मुझे कितना अप्रोप्रिएट लगता है, कितना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस मार्केट के साथ। और फिर धीरे धीरे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप उसमें अमाउंट बढ़ाने लगे। किसी को देखा देखी ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। यहाँ भी मैं इन्वेस्टर को एक सलाह देना चाहूंगा। इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अभी किसी ने बता दिया जयप्रकाश एसोसिएट अच्छा लगता है, तो उनको क्या लगता है 5 रुपए का स्टॉक है, मैं सीधा 2 लाख शेयर ले लेता हूँ, 10 लाख रुपए की तो बात है। ये गलत स्ट्रेटेजी है, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है कि आप किसी के कहने पे बगैर कुछ जांच पड़ताल किए एक ही स्टॉक में पैसा लगा दिए, ये गलत स्ट्रेटेजी। आपको यहाँ प्राइवेट इक्विटी का मॉडल फॉलो करना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी क्या करते हैं कि 10 कंपनियों में एक जैसा पैसा लगाती है, 20 कंपनी में एक जैसा पैसा लगाते हैं, उसमें से एक ही कंपनी पेटीएम बनने वाली है। सब की सब पेटीएम बनेंगे तो यही बिजनेस बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा बिजनेस यही होगा। वैसा हो नहीं सकता है। एक या 2 कंपनी ही बड़ा बनते। जैसे मैंने इन्फोसिस का भी एग्जांपल दिया कि सभी कंपनियां इतना मल्टीपल रिटर्न दे नहीं सकते जैसे इन्फोसिस ने दिया। वैसे आपको प्राइवेट इक्विटी के जैसे क्या करना है कि आपको आपका जितना भी 10% इन्वेस्टेबल भी है जो आपने अलोकेट किया, वो भी आपको 10 कंपनियों में स्प्रेड करना है। मैंने आपके अलोकेशन का भी 1% अलोकेशन आपको एक कंपनी को देना है। तो होगा क्या कि अगर 3 कंपनी में आपका स्ट्राइक रेट खराब हो गया या कंपनी खराब हो गई, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ और पैसा डूब गया, और 7 कंपनी अच्छी निकल गई, तो स्टिल यू आर बेटर है। तो ये दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी होगा पेनी स्टॉक के लिए कि आप एक ही स्टॉक पे पैसा मत लगाएं। हर स्टॉक का कुछ कंपोनेंट तो सिर्फ इक्विटी मार्केट की तरफ से आ रहा है जो मार्केट बीटा होता है, और बाकी पोर्शन आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी से आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती रही मार्केट में, लोगों ने जाना कि हर स्टॉक का एक वैल्यू कंपोनेंट होता है, कुछ जो उसकी रिटर्न का कंपोनेंट उसकी वैल्यू से आ रहा है, कुछ कंपोनेंट उसकी ग्रोथ से आ रहा है, कुछ कंपोनेंट उसकी क्वालिटी से आ रहा है, और कुछ कंपोनेंट बस ट्रेंड से आ रहा है। तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल मॉडल होते हैं जिसके थ्रू हम हर स्टॉक की परफॉर्मेंस को इन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक पिकिंग का जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा हो जाता है, और ये बड़े बड़े फैक्टर्स के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे हमें मार्केट को एक्सप्लेन करने का एक तरीका मिलता है, जिस वजह से हम ये
फैक्टर मॉडल्स यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च। सो बेसिकली एक बार अगर आपने ये जो बकेट्स है वो आइडेंटिफाई कर लिए और फिर आपने ये पता कर लिया कि कौन सा बकेट इस वक्त ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चुनना और उसके बेसिस पे स्टॉक्स चुनना भी इजी हो जाता है। हाँ, तो हमारा तरीका यही रहता है कि देखिए मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगी कि भाई वैल्यू में इन्वेस्ट करिए या मोमेंटम में ही इन्वेस्ट करिए, राइट। वैल्यू और मोमेंटम दोनों अपने अपने, मार्केट जो होता है वो हमेशा एक तरह का नहीं रहता, वो हम सब जानते हैं कि जैसे अभी बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, बट सबने देखा है जहाँ पे मार्केट बहुत वोलेटाइल भी रहा है, काफ़ी रिस्क रहा है मार्केट में, राइट। तो उस टाइम के मार्केट में मोमेंटम नहीं चलता इतना अच्छा जितना मे बी वैल्यू चले, मे बी लो वॉलेटिलिटी की स्ट्रैटजीज चले, राइट। तो ये अलग अलग स्ट्रैटजीज को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सही समय पे सही टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकें। एब्सोल्युटली। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि ये सारी स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, है ना। मोमेंटम तो मतलब ट्रेंड फॉलोइंग है, ट्रेंड फॉलोइंग के कई तरीके होते हैं। आपके पुराने वीडियोस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग तरह तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बातें करते हैं, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, और चार्ट पैटर्न से भी लोग मतलब ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मोमेंटम तो प्राइस वॉल्यूम से डिफाइन होता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो वैल्यू लोग कहते हैं उसमें क्या तरीका होता है कि लोग प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर प्राइस टू अर्निंग इस तरह के रेशियोज देखते हैं, और जो कंपनियां अपनी इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो लोग उनकी अर्निंग ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह देखते हैं, और जो कंपनियां ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप वहीं क्वालिटी की बात करें तो कई तरीके होते हैं क्वालिटी जानने की कंपनी का, जैसे कि उसकी अर्निंग क्वालिटी, उसका रिटर्न ऑन अर्निंग, और बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिस पे आप ये एनालिसिस करके क्वालिटी कंपनियां चूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड की बात करें तो आप डिविडेंड यील्ड होती है कंपनी की, जिस वजह से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका साइज़ फैक्टर, जिसमें क्या होता है कि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि छोटी कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं, वो बहुत छोटी स्केल में है। जब उनमें ग्रोथ आती है तो वो बहुत रैपिडली आती है। और इंडिया में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो वर्ल्ड में भी ना हो, जैसे कि आपके प्रमोटर होल्डिंग पे होता है, कितना पोर्शन फॉरेन फंड्स आपको होल्ड कर रही हैं कंपनी का, वो भी काफ़ी फ़ायदा होता है उससे भी कंपनीज में। और ऐसे कुछ स्पेसिफिक टू इंडिया फैक्टर्स भी होते हैं। आप बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अ बैड कंपनी कैन एक्चुअली बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ गुड कंपनी। तो हमने इसको कैसे देखना है कि बैड कंपनी इन अ गुड सेक्टर इज एक्चुअली अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन गुड कंपनी इन अ बैड सेक्टर। और अगेन हमने इसको 10 साइकिल में डिवाइड कर दिया है। वो 10 साइकिल में हमने देखा है कि कौन सा बेस्ट सेक्टर और वर्स्ट सेक्टर है, और कौन सा एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट स्टॉक इन द बेस्ट सेक्टर है। तो अगर इसमें आप देखेंगे कि समझो ये आपका साइकिल था 2003 से 2007, आपका डिसीजन होना चाहिए कि इसमें सिक्लिकलिटी के हिसाब से कैपिटल गुड्स इज लाइकली टू परफॉर्म द बेस्ट। और उसमें अगर आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक लिया होता ABB, वो भी अप था 24 टाइम कंपेयर्ड टू नेस्ले विच वाज अप ओनली 180%। अभी 100+% के लिए ओनली बोलना मुनासिब हमेशा नहीं होता है, पर अगर आप देखेंगे ये तो मतलब क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाज अप 44 टाइम्स, द इंडेक्स वाज अप 19 टाइम्स। तो आपका डिसीजन, आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए कि सिक्लिकलिटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट सेक्टर है। उसके बाद की साइकिल देखिए, आपको एक ही चीज डिसाइड करना था कि रियलिटी में अवॉइड करना है। DLF fell 86% briefly in 2007. DLF became the largest company in India. तो इंडिया का जो लैंड ओनर है वो सबसे लार्ज कंपनी हो गया था। एंड आपका एक डिसीजन होना चाहिए था कि जस्ट अवॉइड DLF और जस्ट अवॉइड रियलिटी सेक्टर। आप साइकिल बाय साइकिल देखेंगे, इसमें IT मतलब कई बार TTK प्रेस्टीज वॉज बेटर परफॉर्मर देन प्रेस्टीज एस्टेट, बैंक वॉज बेटर परफॉर्मर देन फार्मा। अभी आप लास्ट साइकिल देखेंगे, लास्ट 3 महीने से बैंक्स आर डूइंग फिनोमिनली बैडली, तो आपको ये लगेगा नहीं कि बैंक्स कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट परफॉर्मर कंपेयर टू सन फार्मा।
बट ये साइकिल में वैसे हुआ था. मेटल्स आर द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ लेट, पर आप देखेंगे कि एक साइकिल था दिसंबर 19 टू मार्च 20 जब मेटल एज अ सेक्टर फेल 45%. वो हमने पहले भी देखा सिक्लिकल टर्म्स में. तो one thing we are doing, let's not time the market. The other thing we want to do is invest time in deciding and defining which sector is likely to do better. एक सेक्टर का आपका कॉल बैठ गया तो उसमें खराब कंपनी भी will give you more returns than a traditionally great company. तो मार्केट को क्या, मार्केट इज बॉदर्ड मोर विद व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 3 or 4 क्वार्टर्स. तो मार्केट का जो पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एक 3 to 4 क्वार्टर्स जो मूवमेंट आता है मार्केट में, वो पूरे का पूरा मूवमेंट फ्यूचर एक मार्केट एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है कि अगले 3-4 क्वार्टर में इस कंपनी के अर्निंग्स का क्या होने वाला है, और उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है. और उसी उसी परसेप्शन पे जो बायर्स होते हैं, जो आपने बोला कि डिमांड और सप्लाई, वो सब इस परसेप्शन पे चलता है कि मुझे कुछ खरीदना है, मैं क्यों खरीदूंगा. अगर मेरा परसेप्शन अच्छा रहेगा उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में तभी खरीदूंगा. और कोई बेचने वाला क्यों बेचेगा अगर उसको लगेगा कि नहीं, मतलब ये कंपनी परफॉर्म नहीं करने वाली आगे जाके, तो वो इसको मतलब बेचेगा. तो एज एन एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसेंटली फेसबुक के रिजल्ट्स आए ग्लोबल मार्केट्स में. अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स में कुछ बुराई नहीं थी. उनका शायद EPS 1.35 कुछ तो किया उनका लास्ट टाइम, मतलब गाइडेंस था उन्होंने शायद 1.32, सो 3-4 सेंट से ही मिस हुआ EPS, लेकिन स्टॉक 25% गिर गया. तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो देखेगा और बोलेगा कि अरे इसमें क्या है, अर्निंग्स तो अच्छे हैं इसके, तो क्यों स्टॉक 25% गिरा, ये सवाल हमें मतलब पूछना चाहिए. तो स्टॉक 25% क्यों इसलिए गिरा क्योंकि फेसबुक ने अपने कॉन कॉल में कहा कि हमारे बिजनेस मॉडल को काफ़ी हेडविंड्स हैं, हमको हर तरफ से कंपटीशन आ रहा है, और इससे हमें लगता है कि हमारे फ्यूचर के जो अर्निंग्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होने वाले, या इससे जो हमने ग्रोथ प्रेडिक्ट किया था वो नहीं आने वाला. तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूचर परसेप्शन जो मार्केट का बना हुआ था एग्जिस्टिंग, वो इस इवेंट की वजह से ड्रास्टिकली चेंज हो गया, और उस एडजस्टमेंट को करने के लिए फेसबुक का स्टॉक 25% गिर गया. सो एवरी लार्ज मूव इन द मार्केट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स. आप कोई भी ले लो, अभी क्या हुआ सोलारा का स्टॉक कल, सोलारा का अर्निंग्स, ये एक्चुअल अर्निंग्स डिलीवरी खराब हुआ, इसका अर्निंग्स डिलीवरी खराब हुआ. इट वाज सो बैड दैट मार्केट वाज सरप्राइज्ड ऑन द डाउनसाइड. 20% लोअर सर्किट. हाँ, अभी 20% लोअर गिरा, शायद और भी गिरेगा, क्योंकि इट वाज अ बिग सरप्राइज. उसके मैनेजमेंट के टॉप लोग थे, CEO ने रिजाइन कर दिया. तो अब कोई भी इवेंट ले लो, ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आपको लगता है कोई भी एक बड़ा मूव आया है, तो अगर आप वो भी एनालाइज करोगे तो वो मूव आएगा क्योंकि मार्केट, ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट का जो अर्निंग्स आउटलुक है उस कंपनी के बारे में वो चेंज हुआ. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सो मेनी EV थीम्ड स्टॉक्स आर डूइंग वेल. अर्निंग्स नहीं है, ऑन द पेपर अर्निंग्स नहीं है, बट क्या हो रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू परसीव कि आगे जाके इनके अर्निंग्स आएंगे कि नहीं आएंगे किसी को नहीं पता है. अगर अभी तो मार्केट बोल रहा है कि आएंगे, तो परसेप्शन इज दैट द अर्निंग्स विल कम, परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स इज गुड. नाउ मार्केट विल कीप वॉचिंग एवरी क्वार्टर, इट विल कीप वॉचिंग, एंड इट विल आल्सो कीप वॉचिंग फॉर इवेंट्स दैट डिस्प्रूव द मार्केट्स थीसिस. तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, आई कांट थिंक ऑफ एनी, बट ऐसा कोई इवेंट्स होता है जिससे लगता है कि नहीं अब तो EV खत्म, नहीं चलने वाला EV, तो इमीडिएटली द मार्केट विल करेक्ट ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स. तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्यों टेस्ला का स्टॉक इतना ऊपर जा रहा है, या क्यों हमारे एनी ऑफ दीज लोकल स्टॉक्स आर डूइंग सो वेल, सम ऑफ द ऑटो एंसिलरीज आर डूइंग सो वेल. But that is how market works. We can't fight it. Market always works on a perception of the future. और कोई भी बड़ा मूव आप ले लो मार्केट में, you can always boil it down to a perception कि क्या हो सकता है अगले 3-4 क्वार्टर में, उसके ऊपर ही पूरा मार्केट चलता है. What is your one life lesson that you'd like to share with all of us? There is no substitute for perseverance and hard work. I think that is one of the
the only life lesson. देखिए लाइफ लेसन ये है कि लाइफ में आपको माइंड ओपन रखना है, कंटिन्यूस लर्निंग करना है. डोंट गो बाय व्हाट पीपल आर सेइंग. आपको जो करना है आप अभी करो, क्योंकि आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है. सो बेसिकली लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. Be honest, be ethical. Don't take shortcuts in life. Pay your taxes on time. Nobody can actually master every subject or read through everything or form an opinion on everything. जो भी करो आप दिल में आग लगाएंगे, मीन्स आप अपना जो हिंदी में बोलते हैं तन मन धन, उससे काम करेंगे. माय लाइफ लेसन इज सेम. एक फेज आता है जब आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादा फ्रेंड्स में रहते हैं, but at the end of it I think family, which is your parents, your brothers, sisters, wife, children, I think these are your ultimate support circle. So all said and done, कभी भी अपनी फैमिली से अलग ना हो जहाँ तक हो सके, और egos नहीं लाए. I think that is one, never get ego between your family members. Any trouble, any panic, don't panic. Any circumstances, don't panic. Have calm, cool, you'll get a solution. Life lesson, so what I've learned is that we should focus on our mental and physical health apart from focusing on work, and try to have a balanced life, and that really helps us have a long-term successful. So what I've seen is that something that I believe in also is don't let the great be the enemy of the good. मेरे हिसाब से ये never give up. तो अगर आपको कुछ करना है, बिलीफ है, तो वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. यूनिवर्स आके आपको वो फुलफिल करने में हेल्प करेगा. बट अगर आपने गिव अप कर दिया तो गेम खत्म. लाइफ लेसन ओवर द इयर्स हैज बीन बी ओपन माइंडेड. सो आवर टेंडेंसी इज टू engulf ourselves in a lot of biases, thoughts, not just in life, not just in markets, it's everywhere. पहला तो वेल्थ के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा जो पैसा हम कमाते वो खर्च भी करना चाहिए. जो आपको अच्छा लगे. पैसा और ये सब चीज़ की अहमियत बहुत कम है लाइफ में. अल्टीमेटली खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो खुशी आपको मिलेगा जब आप जो चाहते हो आप वो चीज़ कर पाओ. हो सकता है उसमें पैसा कम हो, ज़्यादा हो, आई डोंट नो, बट वर्क फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर मनी. Spend a lot of time in the markets, because the more amount of time you spend in the markets, the more mature your thinking will be and the more balanced your approach will be. On the life side, I would say just you have got one life. Do whatever you want to do, because you will never get that back again. So that's my philosophy that I live by. I've got one life. I will do everything at least once to try it out. ये जो समय आपको दिया गया है, ये भी टिकिंग अवे बोलते हैं. ये समय निकलता जा रहा है. आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है. तो इस समय में आप अपने एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं वो बहुत जरूरी है. यस, रिस्क मैनेजमेंट इज द की थिंग टू लर्न बिफोर यू ट्रेड. अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो आपके सिस्टम में, देन इट कैन बी डेवास्टेटिंग. आप मार्केट से बाहर जा सकते हो. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू ऑडियंस, कि आप रिस्क को अच्छे से मैनेज करो. So to me, I think spiritual understanding plays a big role as a trader. If you were to focus on spirituality even for 5-10 minutes. We're not here to be right. We're only here to make money. Money. That's the only reason you're in the market. You're not in the market to be right. You're only here to get paid. And if you're in the market for any other reason than to make money, you are very confused and you should seek therapy. अंडरलाइन जो फेथ है अपनी एबिलिटी पे टू बाउंस बैक, वो आपको कहीं खोना नहीं है. आपको हमेशा अपने आप को बैक करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना. यू हैव टू हैव योर ओन जर्नी एंड यू हैव टू बैक योरसेल्फ. यू हैव टू बिलीव इन टू योरसेल्फ, कीप योर होप्स अलाइव एंड वर्क हार्ड. सिंपल. आप ये नहीं सोच के चल सकते कि ये आदमी यहाँ से इतना तेजी से आगे बढ़ गया और मैं जो अपने सर्कल में कहीं नहीं कुछ कर पाया. तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो आदमी को कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे आपके करियर्स में हो, चाहे आपके रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली में हो. ये है कि बाकी सब तो चलते रहेगा लाइफ में. प्रॉफिट लॉस पैसा सब बाय प्रोडक्ट्स है मेरे हिसाब से. सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए.
क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं उसका वही जो हम आज करेंगे उसका इफेक्ट हमको कल मिलने वाला है, उसका बेनिफिट हमको कल मिलने वाला है। तो मैं एक ही बोलूँगा कि ट्रेडिंग इज एडिक्शन। मतलब अगर आप रोज ट्रेडिंग करते हो और अगर आप मशीन के सामने बैठना मतलब आपकी लाइफ का मोटिव हो चुका है तो यू आर एडिक्टेड, तो यू हैव टू ब्रेक दैट हैबिट। तो ये थे 25 ऐसे ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट जो कि हमारे शो में पिछले 1 साल में आ चुके हैं। इन 25 ओरेकल्स से हमें 25 ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लेसन्स मिले हैं और 25 लाइफ लेसन्स भी मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा और आई होप के दीज लेसन्स हैव एडेड वैल्यू टू योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एज वेल एज इन योर लाइफ। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिला है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस एपिसोड को डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन लाइफ लेसन्स और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लेसन्स से फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।